आज का हमारा टॉपिक है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? ओके, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस। थोड़ा सा आप सभी लोग रीड किया करिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखा करिए कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। अटेंडेंस का कोई एक मुझे अटेंडेंस शेयर करेगा ग्रुप पर? हर्ष, आप अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। यस मैम। और सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन होता है या मैं क्वेश्चन करती हूँ उस टाइम पर आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे स्टेट के बारे में। व्हाट इज स्टेट? अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारी चीजें डिस्कस की। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, किस प्रकृति का है, साइंस है या आर्ट है, या फिर स्कोप में क्या लीगल सिस्टम पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, मोरालिटी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस के रिलेशंस की, सोशोलॉजी से क्या रिलेशन है, हिस्ट्री से क्या है, इकोनॉमिक्स से क्या है। इतना सब पढ़ने के बाद आपका जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो है स्टेट का। स्टेट क्या होता है? जैसे कई चीज़ों के साथ डिस्कस हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि स्टेट क्या सिर्फ लोगों से बन जाता है? स्टेट है क्या? क्या एक प्रॉपर टेरिटरी स्टेट को डिफाइन करती है, या सिर्फ कुछ लोग कर देते हैं, या गवर्नमेंट? क्या आइडेंटिफिकेशन होता है किसी स्टेट का? कभी सोचा है कि इंडिया इंडिया है तो क्यों? क्या चीजें हैं जो इंडिया को इंडिया बनाती हैं, या क्या चीजें हैं जो किसी और कंट्री को प्रॉपर कंट्री या प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, प्रॉपर आइडेंटिफाई करती हैं कि हाँ ये कंट्री का पार्ट है ना? तो क्या होता है? एज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स permanently occupying a definite territory, legally independent of external control. This is the most important thing for the state, and possessing a organized government which create a administrative law over all person and groups within its jurisdiction is called state. मीन्स यहाँ पर एक स्टेट के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वी हैव अ डिफाइंड या डेफिनेट टेरिटरी, देन वी हैव अ स्टेट। देन नाउ नेक्स्ट व्हाट वी वांट, लीगल इंडिपेंडेंसी ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर इंडिया है तो वी हैव अ डिफाइंड और डेफिनेट टेरिटरी। हमारे एक बाउंड्रीज होती है, एलओसी होती है जिसमें कोई इंटर नहीं कर सकता, है ना? बाउंड्रीज होती है। और लीगली इंडिपेंडेंसी की प्रॉपर इस तरह का एक इंडिपेंडेंट पार्ट की एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या उसे वायलेट नहीं कर सकता है। प्रॉपर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लॉज जो कि हमारे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर और ग्रुप्स पर जो कि हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है उसे स्टेट कहा जाता है। देखिए, हिंदी में भी मैंने आज कुछ डेफिनेशन इसमें ऐड की हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है, क्योंकि राज्य या स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें डिस्कस करना है। अगर राज्य ही नहीं है तो क्यों तो हम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों हम जस्टिस के बारे में करेंगे, क्यों हम पनिशमेंट के बारे में करेंगे? इन सब के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टेट हो, राज्य हो, है ना? और राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत ही राज्य से होता है। देखिए, राज्य शब्द को अंग्रेजी के स्टेटस से लिया गया है, जिसकी लैटिन शब्द होता है, लैटिन भाषा का। स्टेटस का मतलब होता है दूसरों की तुलना में उच्च स्तर। शब्दों के अर्थ से राज्य उस संगठन का नाम है जिसका रुतबा या स्थिति अन्य संगठनों और लोगों के रुतबे की स्थिति से ऊंची होती है। पहली बार राज्य शब्द को जो यूज किया था वो थे एक पॉलिटिकल थिंकर है निकोलो मैकियावेली। उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था। और इसी तरह राज्य का अगर हम मतलब देखते हैं तो क्या होता है, राज्य मनुष्य के ऐसे समूह का नाम है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें बहुगणिति के आधार पर एक वर्ग अपने आप में विरोधियों पर हुकूमत करता है। ये अब पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं एक चीज, किसी चीज की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो वो एक पर्सनल व्यू है। जैसे हॉलैंड का अभी मैंने पढ़ा,
अभी ये हॉलैंड का एक थॉट है स्टेट को लेकर, अभी मेरा कोई और थॉट हो सकता है, आगे और पॉलिटिकल थिंकर्स कई सारे हैं जिनके अलग अलग थॉट्स हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस में जब हम या किसी भी पर्टिकुलर, आप जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ने जाएंगे, विधि शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें भी जब हम किसी पर्टिकुलर ऑथर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि उस डेफिनेशन को एज इट इज हम राइट करें। आप लोग जब आंसर में इस तरह का डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। जैसे कि बरगद के शब्दों में राज्य मानव जाति के हिस्से का एक विशेष हिस्से हैं जिसे कि एक संगठित इकाई के रूप में देखा जाता है। सही है, राज्य क्या है, मानव जाति का एक हिस्सा है। मानव जाति का हिस्सा मीन्स हम इससे अलग नहीं हो सकते। हाँ, इसके कई हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी का पार्ट है स्टेट, और उस स्टेट में कई सारे हमारे ग्रुप होते हैं, कई सारे कास्ट होती हैं, कई सारे कम्युनिकेशन कई सारे कम्युनिटीज होती हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो सब किसका पार्ट होता है, स्टेट का पार्ट होता है। इसी तरह एक निश्चित प्रदेश पर राजनीतिक दृष्टिकोण से गठित लोगों को ही राज्य कहा जाता है। निश्चित प्रदेश पर राजनीतिक दृष्टिकोण से गठित लोग, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट एक स्टेट को इस तरह से देखा जा सकता है जिसमें कि प्रॉपर टेरिटरी है, पॉपुलेशन है और जिसमें कि लोग हैं। अब देखिए इसके मेन एलिमेंट से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये डेफिनेशंस आप लोगों को इसलिए मैंने रखी है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए चीजें। इसमें सेकंड वाली डेफिनेशन आप देखिएगा, राज्य उन व्यक्तियों का संगठन है जो स्थायी तौर पर निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेफिनेशन को और अच्छे से इलॉबरेट करोगे तो समझ में आएगा। निश्चित क्षेत्र मतलब डेफिनेट टेरिटरी, कानूनी दृष्टिकोण से विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र है, मीन्स वी हैव कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल पावर। फिर उनकी अपनी संगठित सरकारें होती हैं। वी हैव सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता, वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट, जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह के लिए कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। ये बेस्ट डेफिनेशन है स्टेट का। मींस कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई कानून बनाता है देन वी डोंट हैव राइट टू डिनाई देम, वी कांट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए सोवेरन अथॉरिटी है। गवर्नमेंट हमारे लिए एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा संगठित सरकार, एक ऐसी चीज है जिसका काम ही ये है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में, इस तरह का बिहेवियर नहीं जो किसी को हार्म करे, उस तरह का बिहेवियर जो किसी को हार्म करता है। मींस अपराध रोकना सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जरूरी है अपराधों को रोकना, तो किस तरह से रोका जाएगा? अपराध कौन करते हैं? कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? कानून एक सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं और उस सिस्टम को चलाने वाले भी हम ही लोग हैं, उसे मानने वाले भी हम ही लोग हैं। कानून बनाया भी हमारे द्वारा जाता है और उसे लागू भी हम पर ही किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लॉ बनाया जाए। और ह्यूमन बिहेवियर में सबसे ज्यादा जरूरी है उस बिहेवियर को कंट्रोल करना जो दूसरे के लिए हार्मफुल है। एक मिनट। म्यूट किया हुआ है खुद को प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए बेटा, भीम टाइडे म्यूट करिए खुद को। आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करिए, आप ही लोगों के लेक्चर्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टेट का ये जो बेस्ट डेफिनेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया गैटल का, जिसमें उन्होंने क्लियरली चीजें मेंशन की। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। इन चीजों के बगैर स्टेट नहीं होता है। क्या है इसमें मेन? पॉपुलेशन जनसंख्या, टेरिटरी क्षेत्रफल, गवर्नमेंट सरकार, सोवेरेनिटी संप्रभुता। I will repeat, population, territory, government, sovereignty, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता।
considerable group of human beings. Population is a considerable groups of human beings. आप सभी को पता है हमारे यहाँ जनसंख्या के लिए गिनती होती है ना, मीन्स एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं अप्रॉक्स। हमेशा सरकार का काम है ये कि जनसंख्या की गिनती की जाए, कितने लोग हैं क्या है। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का जो ग्रुप है, कंसिडरेबल ग्रुप है, उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। टेरिटरी, a definite area of earth's surface upon which the population permanently resides. हम लोग, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, क्या मुझे ये राइट है कि मैं कहीं भी जाकर परमानेंटली रेसिडेंस मेरा हो जाए? इज इट पॉसिबल विदाउट एनी कम्युनिटी? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो, व्हाई? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारा सिटीजनशिप है हमारी, जिसमें कि हम लोग इंडियन, वी आर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, है ना। अब अगर क्योंकि मैं इंडिया की मेंबर हूँ, इंडिया की सिटीजन हूँ, तो यहाँ पर मुझे उसके लिए प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन है मेरा, मुझे आईडी दिया गया है, मेरे पास आधार कार्ड है। इवन हर एक जगह आप लोग देखते हैं ना कितनी तरह की वो होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग एक डेफिनेट एरिया में रहते हैं, तो उस पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो भी प्रॉपर है, कंसिडरेबल भी है और डिफाइंड भी है। गवर्नमेंट, a political organization through which the will or law of the state is expressed and administrated. अगर गवर्नमेंट है, देन गवर्नमेंट एक प्रॉपर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी विल और लॉ हमारे ऊपर एक्सप्रेस किए जाते हैं और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, शासन और प्रशासन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सरकार का हिस्सा है, सरकार इसी से चलती है ना। और सबसे मेन एलिमेंट है सोवरेनिटी। ये शायद आप लोगों के लिए टफ हो, बट आई हैव मैंने आई थिंक पहले एक्सप्लेन किया भी है। सोवरेनिटी, इसे हिंदी में लिखिएगा संप्रभुता। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से फैमिलियर करना है, क्योंकि ये शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा, इवन पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में, हर जगह। सोवरेनिटी, द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट ओवर ऑल individuals and associations within it and the independence of the state from external control. सोवरेनिटी क्या होती है? संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है मीन्स आपके ऊपर अब किसी और का कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ पर संप्रभु कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर कोई रूल नहीं बना सकती है, कोई लॉ नहीं बना सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया एक सोवरेन अथॉरिटी है, इंडिया एक संप्रभु कंट्री है जिसका कि खुद का अपना गवर्नमेंट है, कोई और हमें डायरेक्ट नहीं कर रहा है। 1947 के पहले ये कंडीशन थी कि हमारे ऊपर डायरेक्शन किसका होता था, कौन हमें कंट्रोल करता था? ब्रिटिशर्स। 1947 के बाद हम इंडिपेंडेंट हुए, आज हमारी खुद की सरकार है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे खुद के लॉ हैं, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सोशल ऑर्डरिंग। हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु होना, कि आप अपने खुद संप्रभु हो। संप्रभु मीन्स संप्रभु, अपने ऊपर शासन करने वाला स्वयं व्यक्ति, कोई और अथॉरिटी आपके ऊपर आपको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को भी स्टेट और स्टेट के एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आई रिपीट, क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं अगर समझ आ गया है तो। अगर किसी को नहीं समझ आया, यू कैन आस्क। एनीवन कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ नहीं आया है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, मैम ये समझ नहीं आया है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर आया है तो हम विल कंटिन्यू। कौन बोला? रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए स्टेट वो नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, स्टेट वो होता है जहां पर स्टेट, जैसे कि मैंने बोला कि ये 4 एलिमेंट्स कंपलसरी हैं। अब इसी से समझिए आप कि स्टेट से हमने पॉपुलेशन निकाल दिया, देन इट इज स्टेट कि वहां एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्या हम उसे स्टेट कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं या राष्ट्र कह सकते हैं? नहीं। इसी तरह टेरिटरी, अगर कोई निश्चित भूभाग हमारे पास नहीं है, भूभाग, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, कोई तो ऐसी जगह हो, जैसे हमारा घर होता है,
वो भले ही कितने भी फिट का हो, बट वो हमारे लिए तो हमारा घर है। उस टेरिटरी में वो एरिया हमारा है क्या, और कोई उस पर पोजीशन ले सकता है? नहीं। हमें अपना घर मेंशन करने के लिए भी कुछ तो चाहिए जिसे हम कह सके कि ये हमारा घर है। होता है ना कि आपका भाई 30-50 का प्लॉट है जिस पर आपने घर बनाया, देन वी कैन से दिस इज आवर होम। तो मींस वो पर्टिकुलर एरिया। अभी सड़क को आप उसमें शामिल कर लेंगे क्योंकि ये भी मेरा घर है? नहीं। इसी तरह एक स्टेट के लिए भी जरूरी है कि एक निश्चित एरिया हो जिसे हम कह सके कि ये हमारा राज्य है। मींस सबसे जरूरी क्या है किसी स्टेट के लिए? फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड टेरिटरी, थर्ड गवर्नमेंट। अब हमारे पास घर है और हमारे पास उसमें रहने वाले लोग भी हैं, पर उस घर को चलाने वाला कोई नहीं हो, किसी की कमांड उस पर नहीं हो। कोई भी आ सकता है, कोई भी उस पर पोजीशन ले सकता है, घर में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पर जो घर है वो किसी काम का है क्या हमारे लिए? कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है क्या? नहीं। मींस उस घर को रन करने के लिए उस घर के लोग चाहिए, मेन लीडर चाहिए, घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है ना सभी घरों में। तो यहाँ पर कोई हेड ऑफ फैमिली नहीं है, तो क्या होगा? हम उस घर को घर बोल सकते हैं? नहीं। इसी की तरह उस हेड ऑफ द फैमिली अगर जो व्यक्ति है उसकी कोई बात ही नहीं मानता सपोज, तो क्या यहाँ पर वो घर प्रॉपर एक जिस तरह का घर हम लोग सोचते हैं, हम चाहते हैं वैसा होगा? डेफिनेटली नहीं। आप लोग आपके घर में आपके पेरेंट्स थे, आपके मदर फादर हेड ऑफ द फैमिली। नेटवर्क कनेक्शन का है समटाइम्स, नो नीड टू वरी। ओके। जैसे मैं समझा रही थी कि भाई जिस तरह से हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली होते, एक निश्चित भूभाग हमारे पास है, घर में रहने वाले लोग हैं, अब उसकी ऑनरशिप किसके पास है? तो कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो कि क्लियर कर सके कि हाँ ये घर हमारा है ना। अब उसके अगर ऑनर हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए गवर्नमेंट हुआ, और फिर उस गवर्नमेंट ने या जो ऑनर है उनके कहने, अब अगर ऑनर है तो डेफिनेटली ऑनरशिप अगर मेरा है तो वो घर मेरा है, और अगर उसमें हेड ऑफ द फैमिली जो व्यक्ति होगा उसके कहे हुए शब्द को मान लेना डेफिनेटली होता ही है हर घर में। तो इस तरह से जब एक घर जिस तरह से बनता है उसी तरह से एक स्टेट बनता है कि उस स्टेट में रहने वाले लोग उस स्टेट के लिए एक प्रॉपर टेरिटरी, प्रॉपर एक निश्चित भूभाग, और उसमें एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सोवरेन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को कोई और कंट्रोल करता है, मान लीजिए हमारे मोदी जी आज की डेट में, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में हम रहते हैं, हमारे डिसीजन हम खुद लेते हैं। 1947 के पहले क्या ये पॉसिबल होता था? We were not able to take any decision for India। नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उसे कंट्रोल करते थे। बट आज की डेट में क्या हमें किसी से पूछना होता है कि हमारी कंट्री के लिए कौन से रूल्स सही हैं और क्या बनाए जाएं? नहीं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। मीन्स वी आर सोवेरन एंड गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वी हैव पॉपुलेशन, वी हैव प्रॉपर डिफाइंड डेफिनेट टेरिटरी। मीन्स एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या नहीं बोलेंगे, प्रॉपर जो कि एक कंट्री के लिए जरूरी है उस तरह की जनसंख्या, और एक गवर्नमेंट और सोवरेन गवर्नमेंट के साथ हम लोग एक इंडिया में प्रॉपर जो हमारा कंट्री है उसमें हम रहते हैं। मीन्स किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए इतनी चीजें जरूरी है, तभी जाकर हम उसे राज्य कह सकते हैं। क्लियर? अभी क्लियर है? और इसमें से एक भी कम है तो वो यस मैम। से एक ही चीज कम है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा, है ना। अब थ्योरीज ऑफ द स्टेट। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो थोड़ा सा आपको वास्ट स्टडी का यहाँ जरूरत होगा। सिंपली जितनी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की आपको बहुत अच्छे से समझ आई, आई नो, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अब जैसे कि हम बोलेंगे स्टेट कैसे बना, पहले भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से ये। तो ये ओरिजिन ऑफ द स्टेट, आपका जो सिलेबस है उसमें द स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट, ये पार्ट है उस चीज का। तो ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हुआ? क्या स्टेट अपने आप बन गया, अपने आप स्टेट बन गया, अपने आप लोग एजुकेटेड हो गए, अपने आप लॉ बन गया, अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्म बन गए, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया? क्या नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि स्टेट को बनाने में हेल्प करती, जिन चीजों ने हेल्प की है, सपोर्ट किया है, उसके बाद ये चीजें हो पाई हैं। तो इसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसमें से 3 स्पेशल थ्योरीज हैं जिसे ये बोला जाता है कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट मींस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और उस उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हैं।
सबसे पहला है फोर्स थ्योरी, जिसे कहा जाता है बल का सिद्धांत। लिख लीजिएगा जो लोग हिंदी में लिख पा रहे हैं, बल का सिद्धांत। दूसरा है द डिवाइन थ्योरी, राज्य का देवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। और तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत। ये तीन जो सिद्धांत हैं, तीन जो थ्योरीज हैं, फोर्स थ्योरी, द डिवाइन थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये हमें बताती हैं कि स्टेट का जन्म कैसे हुआ। देखिए, द फोर्स थ्योरी, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक मिनट, force theory, the state came into existence as a result of the forced subjection of the weak to the strong। देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर का। ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, पहली चीज, शायद पहले भी मैंने आप लोगों को कहा हो। ये बहुत सिंपल थॉट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आप लोग टीन एज में हैं, आई नो, बट आप लोग एक नेचर को तो समझ ही सकते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। हम लोग नॉर्मली कैसे होते हैं, कैसे होते हैं कि हमें अगर जितनी फैसिलिटीज दी जाए उतनी कम है हमारे लिए, पहली चीज। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति हमसे डरता है या हम उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज को फील करते हैं और उससे खुश होते हैं, और हम उस चीज से ये ट्राई करते हैं कि अब उससे हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। समवेयर वी आर सेल्फिश, वी आर ग्रीडी, वी आर क्रूअल, है ना। समवेयर वी आर वेरी नॉर्मल, वी आर काइंड, वी आर ऑनेस्ट। ये ह्यूमन नेचर है और ये सारे हमारे पार्ट हैं लाइफ के। हम लोग इसी के साथ जीते हैं, इसी के साथ हम सरवाइव करते हैं। स्टेट के कॉन्सेप्ट में आपको इसलिए ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति वीक है, अभी स्ट्रॉन्ग की बातें मानी जाएंगी या वीक की बातें मानी जाएंगी, किसको फॉलो किया जाएगा? आपके ही मान लीजिए कि कोई घर में ही है, अगर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है या जिससे आपको फियर है, अगर उसने कुछ कहा है तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति की बातें इजीली मान लेंगे। और जो व्यक्ति आपको किसी तरह से डराता धमकाता नहीं है, बहुत पैम्पर करके रखता है, तो उसकी बातें कई बार होता है कि हम टाल देते हैं कि ठीक है अभी नहीं किया, बाद में कर लेंगे। बट जिसका आपको डर, अगेन नेटवर्क इशू। हाँ, तो हम क्या चाहते हैं कि हम उस कंडीशन में क्या चाहते हैं कि अगर कोई वीक होगा तो डेफिनेटली वीक को मतलब ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर मजबूत या स्ट्रांग पर्सन वीक को प्रेशराइज करता है और उसे दबाने की कोशिश करता है, उस पर हावी होकर रहने की कोशिश करता है ना। तो उसी के कारण फोर्स थ्योरी का ये मतलब फोर्स थ्योरी जिन लोगों ने बनाया है उनका ये मानना है कि जो लोग हैं वो इसी कॉन्सेप्ट, जो स्टेट बना है वो इसी कॉन्सेप्ट के पीछे बना है। क्योंकि मिस्टर महाकाल डोंट स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन। Two arguments in the force theory. One group of thinkers use the theory to justify the state on the ground that the state is power that might make right and that the essence of the state is all the sovereign. Mr. Mahankal don't scratches on the screen please, आप ही का पीपीटी और स्क्रीन खराब हो रहा है। Second group to attack the state because of its injustice and urge individuals freedom and limited state action.
क्या हुआ कि कई बार फोर्स थ्योरी दो तरह से उसमें आया, दो तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कि एक तरफ तो कुछ लोग बहुत ही पावरफुल थे जो कि अनजस्टिस और इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे और उस कारण से फ्रीडम के लिए और इन तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को एक अग्रेशन के बाद स्टेट बना। और एक है जिसमें कि सही और गलत के साथ उस चीज को और सोवरेन के बिल के अकॉर्डिंग जो पावरफुल, एक होता है ना कि कोई लोग पावरफुल हैं तो पावरफुल है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चीजें उनके फेवर में हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो ये कॉन्सेप्ट है ये इसी का है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी बातों को इजीली मान लिया जाएगा। और यही कारण है कि जो स्टेट है, स्टेट बनने के पीछे जो रीजन रहे हैं ये दो मेन रीजन रहे हैं। क्योंकि एक तरह से बोला जाता है ना, शक्ति ही अधिकार है। एक कॉन्सेप्ट है कि पावर इज अ राइट, if we are powerful, we have right to do anything, everything. If we don't have power, we are weak, then we are not able to do anything. अगर किसी गरीब व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन होता है या कोई बहुत वीक पर्सन है उसके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसे तो शायद पता भी नहीं होता है कि उसके राइट्स क्या थे। इवन दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, बट समवेयर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, उसके राइट्स का आप वॉयलेशन करके देखिए, है ना, कंपनसेशन से लेकर सारी चीजें वो ले आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी चीजें हैं उसके लिए सबसे जरूरी होता है बल। बल का जो सिद्धांत है इसके पीछे शक्ति मीन्स पावर बहुत जरूरी है। और इसके पीछे बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट है कि कई सारे ऐसे लोग थे जिसमें कि अलग अलग तरह के लोग थे जो कि कई पावरफुल, जो लोग ज्यादा पावरफुल थे वो लोग एक्सिस्टेंस में आए, उन लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई। सॉरी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? देयर इज सम टेक्निकल इशू आई थिंक। इट इज विजिबल? दिख रहा है मैम। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके ओके यस मैम। यस मैम। ओके। तो इस तरह के जो शुरू में जो अलग अलग तरह के कई सारे ट्राइबल एरियाज थे और कई सारे लोग थे जो लोग ज्यादा पावरफुल थे, उन लोगों ने अपने, जैसे कि मान लीजिए हम ये मान सकते हैं कि कुछ युद्ध हुआ होगा, दीज आर ओनली कॉन्सेप्शंस, वी डोंट हैव एनी प्रूफ, वी डोंट हैव एनी मीन्स हम इसे सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली सेम हुआ होगा जैसा कि इन लोगों ने बताया है। या फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि बहुत सारे लोगों के बीच किसी तरह का कोई स्ट्रगल हुआ होगा और इस स्ट्रगल में जो विनर रहे होंगे या जिनके बहुत अच्छे सुपर स्पिरिचुअल पावर्स होंगे या और कई तरह के स्ट्रांग होंगे, वो लोग ने अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम के अकॉर्डिंग उस चीज को अर्न किया है। मीन्स पावर को इन लोगों ने अर्न किया है किस तरह से? अपने बल से अर्न किया है। और इसीलिए माना जाता है कि इसी का जो अग्रेशन का और ये जो लेबरर्स हैं, कैपिटल्स हैं, इनके अगेंस्ट जो चीजें हुई उससे ऑटोमेटिकली एक स्टेट बन गया। तो यहाँ पर जो बल का सिद्धांत है आपका वो ये कहता है कि जो पावर है उस पावर ने स्टेट को बनाया है, उस पावर ने सोवेरेनिटी को बनाया है, उसने गवर्नमेंट को बनाया है। और वही लोग पावर में हो सकते हैं जो कि स्ट्रांग है, अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए इट इज नॉट पॉसिबल। फिर इसी तरह आपका जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है, डिवाइन जो थ्योरी है वो कहता है कि ईश्वर ने इसे बनाया है। ईश्वर की डिवाइन का कॉन्सेप्ट होता है देवी उत्पत्ति सिद्धांत, इसे हम बोलेंगे द डिवाइन थ्योरी। During the large part of human history, the state was viewed as direct divine creation. Are you agree with this? अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा तो you can say yes or no, even whatever you want to say, you can say. Is it possible? The state is a creation of God or divine? Is it? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या स्टेट ईश्वर का बनाया हुआ है? राज्य भगवान ने बनाया है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। आप लोगों को समझ तो आया कि स्टेट बना कैसे है? एग्जैक्टली वी कैन से नो, बट अगर डिवाइन थ्योरी हमें पढ़नी है तो हमें इस चीज को थोड़ा सा फेवर करना होगा। क्यों? क्योंकि
ऐसा माना जाता है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और अकॉर्डिंग टू जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है उनका ऐसा मानना है कि राज्य ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर तय करते हैं कि कौन शासक होगा और कौन प्रजा होगा। ईश्वर ने नियम कायदे कानून बनाए हैं, ईश्वर ने नेचुरल लॉ बनाया है, नेचुरल राइट्स बनाए हैं। कैसे होता है कि दिन हो जाता है फिर रात हो जाती है, कैसे होता है कि पक्षियों को हम जाकर हाथ से नहीं खिलाते बट वो सरवाइव कर जाते हैं, कैसे होता है जंगल का कानून कैसे चलता है। इसी तरह उनका ये मानना है कि इसी तरह से स्टेट, हम ह्यूमन बींग्स का भी हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ईश्वर ने किया है। तो ईश्वर एक देवीय रूप, इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देता है, बट उस चीज को कई लोगों ने उसे एज इट इज ऑप्ट किया है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इसे धर्म से जोड़ूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भी अलग अलग धर्म को मानने वाले कई सारे आप में से भी शायद होंगे। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, हम खुद भी देखते हैं कि स्टेट को हम लोग अगर रिलीजन के पार्ट पर देखें तो भी हम ये देखते हैं कि नहीं, ये ईश्वर की बनाई संरचना है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। सिंपली सबसे पहली ही चीज ये आ जाती है कि हमें किसने बनाया है, तो हम किसके हैं, किसने बनाया है, ईश्वर ने। सृष्टि की रचना किसने की है, क्या बोला जाता है हिंदू धर्म में भी, सिंपली ईश्वर ने हम सबको बनाया है, सब में ईश्वर है, होता है ना ऐसा। तो ये डिवाइन वाला पार्ट है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने सिरे से डिनाई किया, क्यों? क्योंकि अभी आपका माइंड कहाँ तक सेट था, पॉलिटिकल साइंस तक सेट था, जितना कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा। बट जब हम वास्ट पढ़ते हैं किसी चीज को तो हमारे सारे के सारे जितने भी डिनायल थे आपके सारे वेस्ट हो गए ना अभी, क्योंकि एक सेंटेंस सिर्फ इतना सा मैंने धर्म से जोड़कर उस चीज को कहा कि हिंदू धर्म में नॉर्मली ये बोला जाता है कि हम सबको ईश्वर ने बनाया है, कि सृष्टि का रचयिता कौन है, ईश्वर है। अभी किसी प्रॉपर किसी पंडित के सामने, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, इवन पर्सनली भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, मान ही नहीं पाते हैं कि नहीं नहीं ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। इज इट पॉसिबल? क्या हम बोलते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम लोगों की परवरिश हुई है, हम इस सिनेरियो में पले पड़े हैं और ईश्वर है ये चीज हम लोग मानते हैं, है ना। तो इसलिए इसी तरह से कई जो पुराने जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है वो लोग भी इस चीज को ये मानते हैं कि ईश्वर ने ही स्टेट को बनाया है, राज्य का क्रिएशन जो किया है वो ईश्वर ने किया है। और इसीलिए बोला जाता है कि धर्म से नहीं जोड़ना है, इसे सिर्फ ईश्वर से, डिवाइन कॉन्सेप्ट से इसे रिलेट करना है, धर्म से नहीं। धर्म अलग अलग है और डिवाइन एक होता है। डिवाइन मीन एक दैवीय शक्ति किसी भी धर्म की हो सकती है। तो यहाँ पर डिवाइन कॉन्सेप्ट मीन राजा को चुनने का अधिकार भी ईश्वर को है, और राजा वही होता है जिसे ईश्वर ने चुना है, अकॉर्डिंग टू डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। थोड़ा सा लेंथी लगेगा आई थिंक शुरुआत में, बट धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। इसीलिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में पोप को, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने हिस्ट्री पढ़ा हो पहले तो आप लोगों को पता होगा कि पोप का एक बहुत बड़ा मतलब एक ऑनर होता है, बहुत बड़ी बहुत वैल्यू होती है उनकी, कि उनके कहे हुए वर्ड्स पहले लोगों के लिए एज इट इज लॉ होते थे। अलग जो ईसाई धर्म होता है जो यूरोप कंट्रीज में भी होता है, और ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। इंडिया की तो हम इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ के कल्चर की डिवाइन कॉन्सेप्ट ही आया है, तो ये यूरोप से ही आया है। वहीं के बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, और ये कॉन्सेप्ट उनके अकॉर्डिंग कि राज्य का, और ये सबसे पुराना सिद्धांत है राज्य का, कि ये राज्य ईश्वर की सृष्टि है सिंपली। और वही चीज हमारे यहाँ पर भी हम मानते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया है, हमारा स्टेट ईश्वर ने बनाया, पूरा यूनिवर्स स्टेट, पूरा यूनिवर्स किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेट अपने आप नहीं बना या हम लोग नहीं बनाते हैं इसे बनाने वाली एक डिवाइन पावर है जो इस को क्रिएट करता है। ठीक है, इसके आगे का कल पढ़ेंगे क्योंकि सारी चीजें एक साथ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अभी समझ आया इतना? आज हमने पढ़ा है व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट का डेफिनेशन, स्टेट का मीनिंग, स्टेट के मेन एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, है ना। इसी के साथ स्टेट के ओरिजिन मींस स्टेट की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है उसमें हमने दो थ्योरी पढ़ी है। एक पढ़ा है हमने बल का सिद्धांत, फोर्स थ्योरी, एक हमने पढ़ा है डिवाइन कॉन्सेप्ट। ओके, अभी कल हम पढ़ेंगे या जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को पीपीटी में शेयर करूंगी, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एक टेस्ट होगा
मैंने बुक का नाम बता दिया है आज, इसलिए ये इशू नहीं हो कि आप लोगों के पास बुक्स नहीं है। इवन इंटरनेट पे भी मटेरियल सारा आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो एटलीस्ट टेस्ट जितना मटेरियल आप लोगों को मिल ही जाएगा। ओके